आइए आज 2020 का सेट नंबर 7 जो क्लास 12 यूपी बोर्ड है, इसका हम लोग साल में देखते हैं, पूरा हल करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया, देवर पुअर पीपुल, ये आपका है ए गर्ल विद ए बास्केट बाय विलियम सी डगलस। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन है, इसकी हम क्लास में पढ़ाए हैं, वीडियो भी इसकी अपलोडेड है, आप देख सकते हो। और यही नहीं, पूरे पार्ट की आपको सिनोनिम्स सहित वर्ड मीनिंग भी अपलोडेड है। आप हमारे चैनल पर विजिट करके क्लास 12 के नाम से पूरा देख सकते हैं और एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ द विंडो, ये आपका है ए जी गार्डनर का लिखा हुआ पार्ट है, ए फेलो ट्रैवलर। ठीक है, इस पार्ट की भी मीनिंग से लेके सिनोनिम्स और आपका जो है क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन सब कुछ वीडियो अपलोडेड है। अगला क्वेश्चन दूसरा है, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स विलियम सी डगलस फीलिंग अबाउट द गर्ल विद द बास्केट। अपने शब्दों में आप वर्णन करो विलियम सी डगलस की भावनाएं, जो टोकरी बेचने वाली लड़की के बारे में उनकी भावनाएं थी। क्लियर? तो जो मतलब भावनाएं वो थी कि बहुत भारतवासियों से प्रेम करने लगे हैं, उससे बहुत प्रभावित हुए थे। ये क्वेश्चन लिखाया गया, वाई हैड विलियम सी डगलस फॉलन इन लव विद इंडिया, या व्हाट स्टोरी विलियम सी डगलस टोल्ड टू पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? जो बताए थे वही उनकी भावनाएं थी, वही बताए थे। ये कमेंट ऑन द ह्यूमर्स टचेज ऑफ ए जी गार्डनर इन द एसे ए फेलो ट्रैवलर। करेक्ट कमेंट माने टिप्पणी करो ऑन द ह्यूमर्स, ह्यूमर्स में से हास्य, हंसी। टचेज माने जो स्पर्श करता है जिसका संपर्क है ए जी गार्डनर से, इन द एसे ए फेलो ट्रैवलर। इसमें ये बताना कि ए जी गार्डनर जो है ए फेलो ट्रैवलर पार्ट के लेखक हैं, तो उसमें जो हास्यजनक बातें लिखते हैं तो उस पर टिप्पणी लिखिए। जैसे हास्यजनक बातें मतलब ये है कि जैसे वो उन्होंने बताया कि वह आया मेरे नाक पे बैठा, उसको मैं उड़ा दिया, गर्दन बैठा, फिर उसको क्लियर मैं कह दिया कि तुम आवारा हो, क्लियर, तुम्हें मैं मृत्यु दंड देता हूँ। फिर मैं बहुत मारने का प्रयास किया लेकिन वो मार नहीं पाया, मतलब वह मुझे एक एनिमल समझ रहा था और मेरे चारों ओर से परिस्थिति का सामना कर रहा था। वह एक बैरियर की तरह था, योद्धा की तरह था, और मैं जो है इस छोटे से जीव से मतलब कि जीत नहीं सका। तो इसलिए मैं क्या था, थिंग ऑफ डिरीसन और फन, क्लियर, उपहास की वस्तु हो गया था। तो ये सब बातें लिखना, क्लियर। उसकी स्टोरी आपको मच्छर की और लेखक की बहुत शार्ट में आपको बता देना है कि जैसे मच्छर को श्रेष्ठ माने हैं और अपने आप को इनफीरियर, समान दावे पर इनके साथ यात्रा करने का प्रयास करता है। व्हाट हैपन्स टू द बॉय फतीक आफ्टर ही कम्स फ्रॉम हिज विलेज टू द सिटी ऑफ कलकत्ता। उस लड़के के साथ क्या हुआ फतीक के साथ, आफ्टर माने बाद में, जब वह कम्स फ्रॉम हिज विलेज टू सिटी कलकत्ता, जब अपने गांव से कलकत्ता शहर में आ गया था, तो उसके बाद उस लड़के के साथ फतीक के साथ क्या हुआ था। तो आपको स्टोरी पूरा पता है, लिखाया भी गया है कि मतलब जब अपने मामा के यहाँ चला गया था अपने गांव से कलकत्ता, तो वहाँ पर क्या हुआ था, तो उसकी मामी ने उसके साथ अनवांटेड व्यवहार किया था, अनचाहा व्यवहार। क्लियर? और उसका बहुत वहाँ परेशानी हुई, अंत में वहीं पर वो अपनी जान को भी खो दिया था। क्लियर? अगला देखिए है द एवरेज, क्या भरा जाएगा, अनस्किल्ड, औसत के हिसाब से अकुशल मजदूर। ठीक है, अनस्किल्ड। अगला है सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड्स एंड रेस्ट्रेंट, बिल्कुल सही। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग, WRING रहेगा। आई पुट डाउन माई पेपर स्ट्रेच्ड, क्लियर, माई आर्म्स एंड माई लेग्स, स्ट्रेच्ड होगा STRETCHED। अगला है चौथा सिलेबस में नहीं, काट दीजिए, आगे बढ़िए। व्हाट वर द फाइनेंशियल ओब्लिगेशंस ऑफ शंकु। ऑब्लिगेशन माने होता है कर्तव्य या एहसान भी होता है इसी माने, मतलब कि आर्थिक कर्तव्य क्या थे, या आप शंकु के तो मतलब अर्थ से संबंधित, मतलब पैसे से संबंधित जो उनको कर्तव्य पूरा करने थे, तो उस क्या थे। बिकॉज ऑफ माने के कारण विच ही वांटेड टू स्टील द गोल्ड वॉच, जिसके कारण वह सोने की घड़ी को चुराना चाहता था। क्लियर? हाँ, तो मतलब कि वो मतलब कुल मिला के तो आपको क्वेश्चन बताया गया कि वो कौन सी मजबूरियाँ थी जिसके द्वारा घड़ी चुराने के लिए मजबूर हो गया था। तो कई जगह से कर्ज लिया था और उन लोगों को देना था, परेशान हो गया था, इसलिए घड़ी चुराने के बारे में वो सोच लिया। क्लियर? पत्नी की भी डिमांड पूरी करनी थी। अगला क्वेश्चन जो है, हाउ डिड द डिस्क्रिप्शन फ्लिंट आउटसाइड गोल्ड इनसाइड, ये सिलेबस में नहीं, काट दीजिए। हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर डील विथ हिज कस्टमर्स, ज्योतिषी अपने ग्राहकों के साथ कैसे डील करता था, मतलब लेन देन करता था। क्लियर? उनके साथ कैसा व्यवहार करता था। क्लियर? डील विथ मतलब बर्ताव करना होता है। क्लियर? और डील इन माने होता व्यापार करना। तो कैसे मतलब अपने ग्राहकों के साथ बर्ताव करता था, आपको बताया गया कि वो जो है पहले अपने ग्राहकों को 10 मिनट तक बोलने के लिए मौका दे देता था। तो मतलब जो जिस हिसाब से वो मतलब बताते थे अपनी परेशानियाँ, उसी हिसाब से इनको डील कर लेता, तो उनके साथ बर्ताव कर देता था कि आंकड़ा लगा लेता था कहाँ इनको क्या परेशानी है।
ये सब क्वेश्चन आपको लिखाए गए हैं। आप जाइए, शॉर्ट स्टोरी के नाम से प्लेलिस्ट है पूरा, आपको तीनों पार्ट की, या चारों अपलोडेड हैं लेकिन 3 ही पार्ट की आपको तैयार करना शुरुआत से, और उसमें से 100% गारंटी है कि आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं, 3 में से 2 पक्का मिल जाएंगे, हो सकता है 3 मिल जाए। अब चलिए अगला देखते हैं, बट ए स्मूथ एंड स्टीट फास्ट माइंड। ये आपका आया है ट्रू ब्यूटी बाय थॉमस कैरियो, और जिसकी आपको क्लास में बताया गया, वीडियो भी अपलोडेड है, सेंट्रल आइडिया भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बी वाला क्वेश्चन जो आया है आपका, कहाँ से आया है, लेट आइज ग्रो डिम द सॉन्ग ऑफ फ्री बाय स्वामी विवेकानंद। देख लीजिए, इसमें 8 लाइन पूछा है, वैसे परीक्षा में 4 ही भी लाइन इसमें पूछ सकता है, वे तक पूछेगा, तब एंड नेचर से दूसरा पूछेगा, तो चाहे जहाँ तक पूछे आप इसको तैयार कर लीजिए। अगला देखते हैं, स्टॉपिंग बाय ऑन ए स्नोवी इवनिंग नॉट इन सिलेबस, इसको काट दीजिए। पासिंग ऑफ आर्थर की सेंट्रल आइडिया लिखो, या तो माई हेवन, जिसमें माई हेवन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, इसको आप जरूर याद कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, 3 अलंकार में से किसी एक की आपको परिभाषा, 2 उदाहरण लिखना है। अगर आपको अलंकार नहीं आता तो चैनल पर जाइए, पूरे 7 अलंकार की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, सर्च कर लीजिए या फिर डायरेक्ट ग्रामर की प्लेलिस्ट में चले जाइए, मिल जाएगा। अब देखिए, एक बात यह है कि इसमें अगर आप कम पढ़ना चाहते हो तो हम आपको बता दें 5 अलंकार की परिभाषा, और आप 2 उदाहरण उसका याद कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तो अनायास 7 अगर नहीं याद है तो परेशान मत होइए। क्लियर? परीक्षा क्रैक करने के लिए 5 ही जो है तैयार कर लेंगे, पर्याप्त है, चाहे जो आपको 5 सरल लगे तैयार कर लेंगे, वीडियो सबकी मिल जाएगी आपको। अगला देखिए, हम इनडायरेक्ट देखते हैं, ही सेड गॉड रूल्स एंड गवर्न ऑल थिंग्स। ईश्वर जो है रूल्स माने शासन करता है, सॉरी वही कानून चलाता है, गवर्नस माने शासन करना, तो दोनों मतलब वही शासन से रिलेटेड है। ईश्वर सभी चीज़ों पर शासन करता है, कुल मिला के इसका तो बात एकदम सही है। दैट लगा के आपको जोड़ना, कुछ करना वरना नहीं है। क्लियर? क्योंकि भाई ईश्वर ही तो सब पर, ईश्वर का ही तो शासन है। राजा केवल एक देश में शासन करता है, ईश्वर पूरे संसार में शासन करता है। इज स्टेट इज किंगली ऑन इज ब्लाइंडनेस में यही पढ़ाया गया था। क्लियर? गॉड रूल्स, ठीक है, ओवर द वर्ल्ड। अब देखिए, इसमें दैट लगा के जोड़ना है, पहले मैं दूसरे में देखते क्या करना है। दूसरे में आपको सेट के बाद दैट लगा दूँ, आयशा को ही हैड सीन में कर दूँ, क्योंकि आई का ही हो जाएगा और हैड सीन हो जाएगा सा का, क्योंकि पास्ट परफेक्ट बदलोगे, ही हैड सीन। अब दिस का क्या हो जाएगा, दैट, दैट हो जाएगा। मैन लॉन्ग, एगो का हो जाएगा बिफोर, तो हो जाएगा ही सेड दैट, ही हैड सीन दैट मैन लॉन्ग बिफोर। बात समझ में आ गया? चलिए आगे। ही गेव हिम एडवाइस, ही गेव हिज एडवाइस, ही हेल्प देम लिबरली। क्लियर? तो इसमें क्या है कि दा नहीं होगा, देम होगा। कुछ लोगों की अंसाल में दा दे दिया है, उसको देम कर लीजिए। क्लियर? देखिए मेरे पास पेपर भी है, मैं कापी जांचने गया था तो इसमें देखिए देम ही दिया है। क्लियर? ये पेपर बोर्ड का मिला है मुझे। ही गेव देम हिज एडवाइस, तो ये इसका मतलब आपको कर दो, सिंपल बनाना है ना, तो बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस, ही गेव हटा के आप बिसाइड्स गिविंग में बदल दीजिए। बिसाइड्स गिविंग, कारण क्या है, वह उसे सलाह दिया, उसकी उदारतापूर्वक मदद किया, लिबरली मैंने उदारता, तो कहने वाले एक काम के साथ दूसरा काम भी किया था, तो के अतिरिक्त आता है, तो हम यही कहेंगे उसे सलाह देने के अतिरिक्त, उन्हें सलाह देने के अतिरिक्त वह उनकी उदारतापूर्वक सहायता की। बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस, गिविंग के बाद सब कुछ ही गेव का बिसाइड गिविंग करके एडवाइस बाद काम लगा के अगला वाक्य जो कहते हो लिख दो। हाँ, ये तो छोटे से हो जाएगा जब नया एक ही वाक्य में जोड़ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं आगे। ही कंटिन्यूड स्टेयरिंग एट द एलिफेंट, तो ही सीम नॉट टू हैव सीन वन बिफोर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, पहला वाक्य जो कहते हो एलिफेंट तक लिख लीजिए, उसके बाद आपको बिकाज लगाना पड़ेगा, इसमें कारण बताया जा रहा है, बिकाज करके अगला वाक्य जोड़ दो, सेम टू सेम, कुछ करना नहीं है। अर्थ होगा ही कंटिन्यूड स्टेयरिंग एट द एलिफेंट, वह लगातार एलिफेंट को, स्टेयरिंग माने होता घूरना, एक टक देखना, देखता ही रहा, बिकॉज क्योंकि ही सीम नॉट टू हैव सीन वन बिफोर, क्योंकि उससे ऐसा लगा कि वह ऐसा एलिफेंट कभी देखा, मतलब ऐसा जानवर कभी देखा नहीं है। बिकाज इसमें लगेगा, आज हम आज भी लगा सकते हो, लेकिन बिकाज का बेटर होगा, स्ट्रांग वर्ड है बिकाज। क्लियर?
अगला ट्रांसफॉर्मेशन बताइए। वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिसल्स, पैसिव वॉइस बनाना है। व्यक्ति जो है गैदर नहीं कर सकता, इकट्ठा नहीं कर सकता ग्रेप्स अंगूर, थिसल्स से अंगूर नहीं। तो अब आप थिसल्स कहाँ रहेगा यार, पहले ग्रेप्स रहेगा, ऑब्जेक्ट लिखना है ना। पहले आप ऑब्जेक्ट लीजिए ग्रेप्स, उसके बाद कैन नॉट इकट्ठा लिख दीजिए, बी गैदर्ड, कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिसल्स ऐसे जोड़ दीजिए। ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिसल्स ऐसे कर दीजिए। अब यहाँ बाई वन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वन और एवरी वन समवन ये अस्पष्ट करता रहता है, इसको हम बाई के साथ नहीं लिखते हैं। क्लियर। ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिसल्स, इसका राइट पैसिव वॉइस होगा। अगला, इट इज़ सेड दैट ही डाइड सो यंग, इसको आपको सिंपल सेंटेंस बनाना। तो देखिए इट इज़ सेड दैट का प्रयोग हम कब करते हैं, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव हम बदलते हैं। तो आप इसको एक्सक्लेमेटरी में बदल दो, बात खत्म। इट इज़ सेड दैट, इट इज़ सेड हटा के आपको करना है एलास। क्या इट इज़ सेड दैट हटा के क्या करना है, एलास। उसके बाद आपको इंटरजेक्शन का निशान लगाना है, उसके बाद लिखना है ही डाइड सो यंग, एलास ही डाइड सो यंग। क्लियर। एलास के बाद एच बड़े सो जाएगा पहला सब, क्लियर। ही उसके बाद डाइड सो यंग, अफसोस वह बहुत जल्दी मर गया। एलास को ही हटा के इट इज़ सेड दैट हम करते हैं। आपके एक्सीलेंट में रूल है एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में बदलने का, बात समझ गए ना, क्योंकि अर्थ वही रहना चाहिए। ये भी बात है, यह दुख की बात है कि वह जल्दी मर गया, कहने मतलब एलास ही डाइड सो यंग, अफसोस कि वह जल्दी मर गया, या एलास मतलब होता है दुख की बात। क्लियर हो गया ना। इसमें निगेटिव अफर्मेटिव लफड़ा नहीं है, केवल ट्रांसफॉर्मेशन करना था। फिलहाल परीक्षा में आपको एक ही करना था, लेकिन बता दिया जरा सब, ताकि आपको चाहे जो भी दो सेम टू सेम मिले कर लो, या आपको जो अच्छा लगे। द वुंडेड वर टेकन टू द हॉस्पिटल, बताओ क्या गलती है। हॉस्पिटल्स वाले द हटेगा क्यों, क्योंकि जैसे कोई हॉस्पिटल हो, स्कूल हो या कॉलेज हो या टेम्पल हो, तो इसमें उसी काम के लिए जाएगा जिसके लिए वो बना है, तो द नहीं लगता। जैसे आप घायल हैं तो अस्पताल इलाज के लिए ही जाएंगे, इसलिए द नहीं लगेगा। अगर कोई आदमी जाएगा अस्पताल की मरम्मत करने, क्लियर, या तो मतलब कि उसके साथ लग सकता है, ठीक ना। नो बॉडी लाइक सच मैन हु आर डिसऑनेस्ट, बताइए कोई आदमी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता है जो डिसऑनेस्ट, बेईमान होते हैं। तो आपको पता है सच या सेम के साथ हु नहीं आता है, क्या आता है, आयज लगता है। क्लियर, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं आयज ही लगेगा। एक वचन में दैट भी कभी कभी सच के साथ सेम के साथ लग सकता है, लेकिन ज़्यादा लोगों के लिए आयज, ऑलवेज आयज, और बस के लिए भी आयज लगता है। क्लियर, एज कर दो, बात खत्म। हु हटा के एज करना है। whom do you wish to speak, तुम किससे बोलना चाहते हो। तो इसमें करना क्या है, स्पीक के साथ देखिए टू लगता है, और जो है आप कर दीजिए विश का वांट कर दो। क्लियर। whom do you want, नहीं, विश टू स्पीक, वांट टू स्पीक टू, आप किससे बात करना चाहते हो, अर्थ यही होगा ना। कोई आपके यहाँ आया है तो किसी से बात करना चाहते हो, तो आप कहते हो आप किससे बात करना चाहते हो। whom do you, ठीक है, want to speak to, विश का वांट करना बेटर होगा यहाँ, want to speak to, लास्ट में भी टू रहेगा, तब उसके बाद प्रश्न आता है। तो whom do you want to speak, आप किससे बात करना चाहते हो। क्लियर। विश माने इच्छा करना, बात करने की इच्छा करते हो, लेकिन वांट का प्रयोग भी बेटर होगा। क्लियर। वांट टू स्पीक टू, तब आप कहोगे आई वांट टू स्पीक टू मोहन, मैं आई वांट टू स्पीक टू अंकित, किसी से भी आप बात करना चाहते हो तो आप कहोगे। क्लियर, क्योंकि हुम की ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जब हुम हटेगा, अफर्मेटिव बनाओगे, तब हुम की जगह कोई किसी का नाम आ जाएगा। ये मतलब आपका प्रोनाउन है तो हुम लगा है, वहाँ टू के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है, टू वहाँ लगा रहेगा। समझ गए ना, क्योंकि आप उसका उत्तर दोगे तो टू के बाद तुरंत इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आई वांट टू स्पीक टू करके जिससे भी बात करना चाहते हो, बात समझ गए ना। तो whom do you, विश का वांट कर दो, स्पीक के बाद टू लगा दो, एकदम बेटर बात हो जाए। अगला, ही इंटर्ड इनटू द रूम, गलती क्या है, इंटर के बाद कभी भी इनटू नहीं लगता, क्योंकि इंटर मतलब होता है में प्रवेश, किसी चीज़ के अंदर प्रवेश करना, तो में का अर्थ उसमें छिपा रहता है, तो इनटू अलग से इंटर के साथ नहीं लगता है, रीच के साथ भी नहीं लगता प्रीपोजिशन, तुरंत स्थान बताया जाता है। अटैक के साथ नहीं लगेगा, जैसे अटैक इंडिया, भारत पर आक्रमण करना। क्लियर। जब ये वर्ब के रूप में रहेंगे तो नहीं लगेगा, कभी कभी लगेगा तो वो नाउन के रूप में रहेंगे। क्लियर, जैसे अटैक, ऑर्डर, इनके साथ कभी लग जाएगा अगर टू, तो नाउन के साथ रहेंगे।
तो वर्ब की जगह ये प्रयोग होते हैं तो इनके साथ प्रीपोजिशन नहीं है। चलिए अब मुहावरे देखिए। ओवर एंड एबव माने क्या होता है? और भी या अधिक या अतिरिक्त, और भी या अतिरिक्त, आपको एक्सीलेंट में मिल जाएगा। क्लियर? जैसे याद करने की ट्रिक क्या, ओवर माने अधिक होता है, एबव माने और ऊपर, एबव माने भी ऊपर मतलब ज़्यादा। क्लियर? मतलब कोई चीज़ आपको दिया गया ओवर कर दिया गया ज़्यादा। जैसे मतलब आप किसी बर्तन में तेल भर रहे हैं या मतलब मिल्क भर रहे हैं, जिसे 1 लीटर कहा गया, तो थोड़ा सा और उसके ऊपर भी भर दिया है, जितना दूर तक भरना चाहिए पार्ट में, तो जान लीजिए और भी दे दिया ना, या अतिरिक्त दे दिया ना। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर? बॉटल में ही आपको, ठीक है, कोई सामान लिए तो जितना देना चाहिए द्रव चीज़ ऊपर तक भर दिया, मतलब और भी दे दिया। एबव मान, ओवर माने अधिक, एबव माने ऊपर, अधिक दिया और ऊपर कर दिया बॉटल में उसका लेवल जहाँ तक भरना चाहिए था, तो और भी हो गया, अतिरिक्त हो गया ना। इस तरह से आराम से याद कर सकते हो। फॉल फ्लैट माने क्या होता है? अच्छा प्रभाव न डाल पाना ना, अच्छा प्रभाव न डाल पाना, एक्सीलेंट में मिलेगा। अब देखिए याद कैसे होगा। फॉल माने गिरना, फ्लैट माने सब। आप बढ़िया से कपड़ा पहन के किसी पार्टी में जा रहे हैं और कहीं आप फिसल के गिर पड़े, तो आपका कपड़ा तो हो गया गंदा, तो आप जाएंगे पार्टी में तो आपके कपड़ों से अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाओगे आप जिसके ऊपर अपना इंप्रेशन दिलाना चाहते थे। आई होप यू हैव गॉट इट। चलिए आगे। फेयर एंड स्क्वायर माने क्या होता है? ईमानदार, बिल्कुल। अब देखिए क्या होता है, फेयर माने होता है अच्छा होता है या सुंदर होता है, कोई अच्छा आदमी रहेगा। स्क्वायर माने वर्गाकार होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और स्क्वायर का एक अर्थ मतलब एकदम समान व्यवहार करना भी होता है। तो अगर वैसे भी जान लो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो मतलब क्या है वो सीधी सी बात है, उसी तरह से कोई आदमी है सबके साथ बराबर ढंग से अच्छा फेयर व्यवहार करेगा, तो यानी ये वो ईमानदार है। क्लियर? तो निष्कपट व्यवहार या ठीक है ईमानदार चाहे कर, जिसके अंदर छल कपट की भावना ना हो। होल एंड कार्नर क्या होगा? गुप्त। होल एंड कार्नर माने होता है सीक्रेट, गुप्त। क्लियर? अगर इसमें याद करने की ट्रिक क्या, होल माने क्या होता है? सुराख होता है, बिल होता है, कार्नर माने कोना। अब होता क्या है, कभी कभी के घर में कुछ लोग जो है कहीं कोने से अगर कोई थोड़ा सा जंगला कटा या कोई भी सुराख है, उसी से क्या करते हैं, देखते हैं कि हाँ ये लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि वो कैसा काम करते हैं, गुप्त काम करते हैं। मतलब गुप्त मतलब सीक्रेट ढंग से चुपके से कुछ चीज़ देखना चाहते हैं, तो मतलब वो गुप्त योजनाएं कुछ बनाए हैं, चलो इनको देखेंगे और हम आगे फिर हम भी ऐसा कुछ करेंगे ताकि हम लोग का बेनिफिट हो। क्लियर? अब समझ गए कि नहीं? तो इसलिए होल एंड कार्नर, होल कोने से, भी होल में से अगर किसी को कोई आदमी देख रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कोई गुप्त बात है, वहाँ पर कोई गुप्त बात है जिसको वो जानना चाहता है। अब समझ गए ना? या उसके मन में कोई गुप्त योजना है, दोनों भी हो सकता है। कोई गुप्त बात वो देखना चाहता है और या फिर अपनी कोई गुप्त योजना बनाना चाहता है। तो क्लियर? इस तरह से आप समझ सकते हैं। एबोन ऑफ कंटेंशन माने क्या होता है? झगड़े की जड़। बोन माने हड्डी होता है, कंटेंशन माने क्या होता है? झगड़ा भी होता है। झगड़े की हड्डी मतलब क्या? झगड़े की जड़। तो इसको भी आप बना सकते हो कि अक्सर कोई हड्डी वगैरह मीट वगैरह कोई खाता है, किसी कुत्ता के सामने फेंक देते तो वो भी क्या और आ जाता है, खाने लगता है, तो हड्डी क्या हो जाती है? दोनों के बीच झगड़े की जड़ हो जाती है। इस तरह से याद कर सकते हो। या वैसे भी किसी को मार के हड्डी तोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? वो भी आपको मारेगा, तो झगड़े की क्या हो जाएगी? जड़ हो जाएगी। चलिए अगला है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट माने क्या होता है? भाववाचक होता है, या तो अमूर्त कहते हैं जिसको आप। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं पढ़े हो? भाववाचक या अमूर्त भी होता है, मतलब जो दिखाई ना दे। जैसे भाववाचक संज्ञा को हम केवल भाव महसूस करते हैं ना, छू नहीं सकते हैं। क्लियर? महसूस करते हैं। तो इसका एब्स्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मतलब मूर्त होता है। CON, हाँ CONCRETE। एब्स्ट्रैक्ट का क्या होगा? CONCRETE, कॉन्क्रीट। क्लियर? कॉन्क्रीट माने मूर्त होता है और एब्स्ट्रैक्ट माने अमूर्त। क्लियर? मतलब अमूर्त मतलब जो दिखाई ना दे, कॉन्क्रीट मतलब जो मूर्त। जैसे आपका स्टोन है, ब्रिक है, ये सब जो दिखाई देने वाली चीज़ें। चलिए आगे। आफिन माने होता प्रायः या अक्सर। तो आपका तो नेभर, कभी नहीं। जैसे वह अक्सर आता है, कहो तो कभी नहीं आता है। नेभर कह सकते हो, या सेल्डम कह सकते हो। सेल्डम माने बहुत कम, प्रायः आता है, बहुत कम आता है, ये भी कह सकते हो। रेयरली भी कह सकते हो, RARELY। रेयरली माने कभी कभार आता है वो, मतलब बहुत कम, प्रायः नहीं आता है, कभी कभार। रेयरली, सेल्डम, नेवर, ये सभी इसके अपोजिट हैं। क्लियर?
अगला है स्मूथ। स्मूथ माने चिकना, बिल्कुल रफ हो जाएगा। रफ माने खुरदुरा हो, जो चिकना ना हो। जैसे रफ काफ़ी होता है, पन्ना कम साफ रहता है, स्मूथ जो फेयर रहता है, चिकना रहता है। रफ कह दो, या एक शब्द है अनइवन। अनइवन माने क्या होता है? उबड़ खाबड़, UNEVEN। इवन माने बराबर, अनइवन तो मतलब वो उबड़ खाबड़ जहाँ रहेगा तो ज़मीन क्या रहेगी? खुरदुरी रहेगी। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हमारा कह रहा है, पहला है ईगर। ईगर माने इच्छुक। KEEN कीन, कीन माने इच्छुक, या डिजायरस माने इच्छुक। क्लियर? DESIROUS, कीन या डिजायरस जो भी कह दो। विलिंग माने भी इच्छुक होता है, WILLING। अच्छा, स्पाइट माने क्या होता है? दुर्भावना, किसी के मतलब मन में दुर्भावना, बुरी भावना रखना। माइलिस, MALIC, माइलिस माने मन में मैल रखना, यानी कि बुरी भावना रखना, दुर्भावना। MALIC, माइलिस कह दो, या इल विल कह सकते हो, और ठीक है हेटफुलनेस भी कह सकते हो। हेटफुलनेस, हेटफुलनेस माने भी दुर्भावना, मतलब घृणा की भावना या दुर्भावना। क्लियर? हेटफुलनेस, जैसे TEFULNESS। चलिए आगे देखते हैं एवराइज। एवराइज माने क्या होता है? छोटा करना। क्लियर? तो सार्टेन कह दो, सार्टेन माने छोटा करना। जैसे कोई छड़ी है बड़ी है, उसको काट के थोड़ा छोटा कर दो। करटेल, CURTAL, करटेल माने भी छोटा करना। करटेल आजकल लगता है जैसे कोई भाषण वाषण ज़्यादा में आप देना चाहते हो तो थोड़ा अपनी स्पीच को करटेल कर देते हो, कहते हैं ना 2 मिनट में बोल दो, संक्षेप में बोल दो। करटेल, CURTAL, तो छोटा करना, सार्टेन, करटेल। क्लियर? यही नहीं, लेसन भी कर सकते हो। लेस माने कम होता ना, EN जोड़ दो, लेसन। लेसन माने कम करना, कम करना मतलब छोटा करना। क्लियर? इस तरह से एक शब्द है TRIM, ट्रिम माने भी छोटा करना। जैसे हम बाल को कटाते हैं तो जैसे पूरा नहीं कटाते हैं, छोटा छोटा कटाते हैं, उसको ट्रिम कहते हैं। क्लियर? अब कट मतलब ज़्यादा कटाते हैं। क्लियर? पेड़ों के लिए कट लगता है, बालों के लिए कटने के लिए स्पेशल वर्ड है ट्रिम। चलिए आगे देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, वन हु लीव्स द कंट्री टू सेटल एल्सवेयर। एक ऐसा व्यक्ति जो देश को छोड़ देता है, टू सेटल एल्सवेयर, कहीं और पर सेटल माने बसने के लिए, उसको हम कहते हैं प्रवासी। इमिग्रेंट, EMIGRANT, पीछे भी आया था। इमिग्रेंट माने प्रवासी कहो या देश त्यागी कहो दो, या उत्प्रवासी कहो, मतलब अपना देश छोड़ के, इंडिया है, इंडिया से कोई अमेरिका चला गया, ऑस्ट्रेलिया, उसको हम कहते हैं इमिग्रेंट, EMIGR। क्लियर? GRANT। अगर वो देश में आएगा, इतना भी ध्यान देना, तो IMMI हो जाएगा। इमिग्रेंट माने कहीं से अपने देश में आया, जैसे इंडिया में आएगा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से, तो उसको IMMIGRANT होता है। दोनों शब्द हैं इंपॉर्टेंट। क्लियर? क्योंकि इमिग्रेंट आया है तो आई वाला भी आ सकता है, तो IMMIGRANT हो जाएगा। आप मतलब आवासी होगा, मतलब कहीं से कोई आया। क्लियर? अपने देश में आया। कम्स तब उसमें रहेगा, लीव्स रहेगा तो ई रहेगा, इक मतलब एग्जिट, और कम्स रहेगा तो आई मतलब इन, इंडिया में इन कर रहा है, आई से इंडिया, आई से इन। क्लियर? ट्रिक बना सकते हो। अगला है ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, जो आदमी अकेले ही रहता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रेक्ल्यूस, RECLUS। रेक्ल्यूस, रेक्ल्यूस माने होता है सन्यासी या अकेले रहने वाला, या आप रेक्ल्यूस भूल जाना तो हर्मिट लिख देना, HERMIT। हर्मिट माने भी वो सन्यासी होता है, अकेले रहने वाला। क्लियर? दोनों चलेगा। ठीक? योगी आदित्यनाथ हीजे रेक्ल्यूस और हर्मिट। चलिए आगे, हार्ड टू प्लीज। हार्ड टू प्लीज है, रेक्ल्यूस ही है, लेकिन अब मौके मुख्यमंत्री बन गए हैं। चलिए देखते हैं हार्ड टू प्लीज माने क्या होता है। फास्टिडियस, हार्ड टू प्लीज माने जो जिसे खुश करना कठिन हो, प्लीज माने खुश करना, उसको कहते हैं फास्टिडियस। FASTIDIOUS। फास्टिडियस माने होता है दुराध्य, दुराराध्य, या तुनुक मिजाज, क्या दो, तुनुक मिजाज या दुराराध्य, मतलब जिसे किसी को मतलब जिसे मतलब मनाना कठिन हो, प्रसन्न करना कठिन। कितना भी आप कुछ भी कहो, लेकिन वो खुश होने वाला नहीं, अपने मन का ही करेगा। क्लियर? फास्ट, हर चीज़ पर ध्यान देगा, आपको कहने से नहीं करेगा, अपने हिसाब से करेगा। चलिए अब आपका जो है वन वर्ड होमोफोन्स देख लेते हैं। SIEZEGE, सीज माने घेराबंदी होता है, घेराबंदी, जैसे सीज कर लेते हैं ना, घेराबंदी कर लेते हैं। दूसरा सीज माने क्या होता है?
जिसमें जेड रहेगा जब्त करना, जिससे उनके सुनते उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई। राम रहीम की प्रॉपर्टी को सरकार ने क्या किया, सीज कर लिया, जब्त कर लिया। क्लियर, आसाराम की भी इस तरह से सीज कर लिया। अब चलिए ट्रांसलेशन देख लेते हैं। हमारे विद्यार्थियों के सामने आज अनेक समस्याएं हैं। तो आइए ट्रांसलेशन देख लेते हैं। हमारे विद्यार्थियों के सामने आज अनेक समस्याएं हैं। तो लिखो, आवर स्टूडेंट्स हैव मेनी प्रॉब्लम्स टुडे। आवर स्टूडेंट्स हैव माने हमारे विद्यार्थियों के पास या हमारे विद्यार्थियों के सामने हैव मेनी प्रॉब्लम्स, कई समस्याएं हैं या अनेक समस्याएं। टुडे माने आज। आवर स्टूडेंट्स हैव मेनी प्रॉब्लम्स टुडे। चलिए फुल स्टॉप कर दिए। हाँ, उन्हें यह समझना चाहिए, दे शुड अंडरस्टैंड दैट। उन्हें यह समझना चाहिए कि इसकी अंग्रेजी में दे शुड अंडरस्टैंड दैट कि शिक्षा का लक्ष्य केवल सरकारी नौकरी नहीं है। दैट द एम ऑफ एजुकेशन, दैट एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट, ठीक है, इज नॉट ओनली कह दो या जस्ट ही कह दो, इज नॉट जस्ट ए गवर्नमेंट जॉब। जस्ट या ओनली दोनों कर सकते हैं। इज नॉट जस्ट ए गवर्नमेंट जॉब, लेकिन नॉट ओनली के साथ बट आल्सो नहीं लिखना, इसलिए जस्ट से भी यहाँ काम चल जाएगा, बेटर होगा। इज नॉट जस्ट ए गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, या सर्विस भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, भारत एक कृषि प्रधान देश है। वैसे तो गवर्नमेंट साथ सर्विस बेटर होगा, क्योंकि प्राइवेट नौकरी के लिए जॉब कहना चाहिए, सरकारी मतलब सर्विस। क्लियर, गवर्नमेंट सर्विस। अच्छा, भारत एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। एग्रीकल्चरल कंट्री माने कृषि से संबंधित देश यानी कृषि प्रधान देश, या आप कह सकते हो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री। क्लियर, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री कह दो, या एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लिखोगे एल नहीं जोड़ोगे तब डोमिनेटेड भी लगाना पड़ेगा। डोमिनेटेड, डोमिनेटेड माने प्रधान, कृषि प्रधान। क्लियर, मतलब डोमिनेट मतलब मुख्य होना, कृषि में मुख्य होने वाला देश यानी कि कृषि प्रधान। डोमिनेटेड मतलब मुख्य होना। तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री या इंडिया इज एन एग्रीकल्चर डोमिनेटेड DOMINATED कंट्री। अच्छा, यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो इसकी अंग्रेजी लिखोगे, इफ एजुकेटेड पीपुल, एजुकेटेड माने पढ़े लिखे लोग, इफ एजुकेटेड पीपुल हियर, ये मतलब यहाँ पर पे अटेंशन, पे अटेंशन का दो या पे हीड कह सकते हो, हीड माने भी ध्यान देना होता है। पे अटेंशन या पे हीड, SEED एक ही चीज़ है। ऑन एग्रीकल्चर, खेती की ओर मतलब वही ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर ध्यान दें। पे अटेंशन टू या टू, हाँ पे अटेंशन साथ टू लगता है, और पे हीड कह सकते हो, हीड साथ ऑन लगता है सर। हाँ, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे अटेंशन लिख लिए, टू एग्रीकल्चर या आगे, हाँ तो खेती की ओर ध्यान दें तो हम लोगों की दरिद्रता दूर हो सकती है। वी कैन ओवरकम आवर पॉवर्टी। अब देखिए होता क्या है कि हम लोग की दरिद्रता दूर हो सकती है, कहने मतलब हम लोग गरीबी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन ओवरकम, ओवरकम माने विजय प्राप्त करना, वैसे शाब्दिक अर्थ होता है। ऑन ओवर पॉवर्टी, आवर पॉवर्टी माने अपनी गरीबी पर, हम अपनी गरीबी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, कहने मतलब हमारी दरिद्रता क्या हो सकती है, दूर हो सकती है। क्लियर, हमारे गाँव लिखो, आवर विलेजेस, आवर विलेजेस में सुधार क्या हो सकता है, और विलेजेस नीड इम्प्रूवमेंट, और विलेजेस नीड इम्प्रूवमेंट। अगर शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे, लिखो इफ एजुकेटेड पीपुल, इफ एजुकेटेड पीपुल लिव इन विलेजेस, गांव में रहने लगेंगे मतलब गांव में रहेंगे, लिव इन विलेजेस, क्योंकि प्रेजेंट इनडेफिनिट लिखा जाएगा इफ वाला, आगे की जाता है तो अगला वाला फ्यूचर इनडेफिनिट लिखा जाता है। काम कर दो तो के लिए
समाज, तो उन गांव का सामाजिक जीवन बदल जाएगा। तो लिखो द सोशल लाइफ ऑफ द विलेजेस, द सोशल लाइफ ऑफ द विलेजेस वुड कंप्लीटली चेंज, विलेजेस वुड कंप्लीटली चेंज, फुल स्टॉप कर दूं। स्कूल की पढ़ाई खत्म कर इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में दाखिल होना चाहता है। देखो दीज डेज, इन दिनों का दीज डेज कर दो या हाँ ठीक है। एवरी स्टूडेंट, हर एक विद्यार्थी मतलब प्रत्येक विद्यार्थी, एवरी स्टूडेंट वांट्स टू गेट एडमिशन, दाखिला लेने का मतलब एडमिशन लेना, वांट्स टू गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, कहाँ यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटी। यह धारणा एकदम गलत है। दिस नोशन इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अच्छा अच्छा, स्कूल में पढ़ाई खत्म कर, वांट्स टू गेट इन यूनिवर्सिटी, हाँ लिख लो, इसको भी लिख लो, स्कूल में पढ़ाई को। वैसे तो यूनिवर्सिटी में स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में लेगा, तो सेंस तो आ ही है, लेकिन आप लिखना चाहो तो यूनिवर्सिटी के बाद लिख दो आफ्टर कंप्लीटिंग, क्लियर, आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल एजुकेशन। स्कूल की शिक्षा या स्कूल की पढ़ाई, स्कूल एजुकेशन का दो या स्कूल स्टडीज़ कह सकते हो, क्लियर, स्कूल स्टडीज़ कह दो या एजुकेशन भी कह सकते हो, क्लियर। अब फुल स्टॉप। आगे है कि यह धारणा एकदम गलत है। दिस नोशन, नोशन माने होता धारणा या मत, NOTION, दिस नोशन इज कम्प्लीटली रॉन्ग, एकदम गलत है कि मतलब पूरी तरह से गलत है, इज कम्प्लीटली रॉन्ग। भारतीय युवक और युवतियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए। तो दिस नोशन इज कम्प्लीटली रॉन्ग हो गया। भारतीय युवक और युवतियों को, इंडियन यंग मैन एंड वोमेन, भारतीय युवक और युवतियों को लिखो इंडियन यंग मैन एंड वोमेन, हाँ को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए। तो इसकी अंग्रेजी लिख लो, शुड थिंक करेक्टली, ठीक से मतलब है सही ढंग से, शुड थिंक करेक्टली दीज टॉपिक्स ऑन दीज टॉपिक्स, ऑन दीज टॉपिक्स करो, इन विषयों पर, ऑन दीज टॉपिक्स माने बिंदु या विषय, सब्जेक्ट्स भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टॉपिक ज़्यादा बेटर है, ऑन दीज टॉपिक्स। तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। देन ओनली, तभी, देन ओनली दे कैन, देन ओनली मतलब केवल तभी, ओनली बात पे जोर देने के लगा दिया है, नहीं तो आप देन से भी काम सकते। देन ओनली दे कैन, देन ओनली दे कैन बोल्डली फेस द फ्यूचर, देन ओनली दे कैन मतलब केवल तभी वे साहस के साथ सामना कर सकते हैं, या तभी वे, देन ओनली दे कैन बोल्डली, बोल्डली के अलवाए, बोल्डली माने होता साहस से, निडरता से, फेस द फ्यूचर, भविष्य का सामना कर सकेंगे, क्लियर। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। देखते हैं आगे, इसमें एक ही सेट आपको 3 पार्ट में से करना था। 11वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्चिंग ऑफ चंद्रयान 2, ग्लोबल वार्मिंग, इंडिया द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म और हेरिटेज मिसयूज ऑफ सोशल इंडिया। देखिए आपको ये सभी को अंसाल में इस समय जो दिया गया है, आपको केवल 5 ही टॉपिक पे करना है, पॉपुलेशन, पोल्यूशन, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, क्लियर, हेल्थ, बस इन्हीं 5 पे आपको करना है। सभी की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, क्लियर। ट्रैफिक रूल्स की भी इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक रूल्स पर भी बनाया हूँ। एम ऑफ योर लाइफ वो भी एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन के पर भी बना है, और आप पोल्यूशन, पॉपुलेशन सभी वीडियो अपलोडेड है, यू कैन वॉच एंड टेक बेनिफिट। अब चले देखते हैं 13वां क्वेश्चन है, अशोक वाज एट फर्स्ट डिस्पोज्ड, क्लियर। तो इसमें देखिए आपको पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पास करके आंसर से पढ़ लीजिए। अब क्वेश्चन हम डायरेक्टली बता दे रहे हैं। वाई डिड अशोक रिनाउंस वार, अशोक ने युद्ध को क्यों, रिनाउंस माने छोड़ देना, त्याग देना, छोड़ देना, युद्ध को क्यों छोड़ दिया था। चलिए अब इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। पहले आप लिख देना अशोक रिनाउंस्ड वार।
आपको करना क्या है, अशोक रिनाउंस्ड वार, इतना लिखने के बाद बिकाज कर देना। बिकाज के बाद आप जो है चले आइए इसमें पेपर में आ जाइए, जहाँ देखिए तीसरी लाइन में ही वाज सक्सेसफुल वाला पर मतलब है, उसमें से आपको कहाँ से लिखना है, और उसके नीचे ही वाज सो डिसगस्टेड, क्लियर, बाय द क्रुएल्टी एंड हॉरर ऑफ वार, ठीक ना। अब यहाँ ये मतलब मेन आंसर इसके पहले ही वाज सक्सेसफुल इन मिलिट्री ऑपरेशंस एंड एलोन कॉन्कर्स एलोन एमंग द कॉन्करर्स, ठीक, यहीं से ही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ही वाज से भी लिख सकते हो आप, ही वाज सो सक्सेसफुल इन मिलिट्री ऑपरेशन में तो वह सफल था, एंड एलोन एमंग कॉन्करर्स जीतने वालों में भी सफल था। ही वाज सो डिसगस्टेड, वह इतना तिरस्कार से भर गया था, बाय क्रुएल्टी एंड हॉरर्स ऑफ वार, वार तक ही लिखना है। अगर विकास से लिखे हो तो आपको वार तक ही लिखना है, लेकिन अगर आप प्रश्न से ना बनाओगे तो डायरेक्ट आप ही वाज सक्सेसफुल ही जगह अशोक लिख देना, रिनाउंस इट तक भी लिख सकते हो, क्लियर। इतना आपको यहीं से आंसर आपको लिखना है। अगर और छोटा आप लिखना चाहो तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, बिकॉज के बाद यहाँ से ही वाज सो डिसगस्टेड बाय द क्रुएल्टी एंड हॉरर्स ऑफ वार, वार तक ही लिख दोगे तब भी चल जाएगा। बात समझ में आ गया ना, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट मीजर्स डिड अशोक टेक फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए अशोक ने क्या साधन अपनाए थे, ठीक। तो आप देखिए इसमें क्या अपनाए थे, तो आप पैराग्राफ में देखिए हम बता रहे हैं, हिंट बता रहे हैं। तो ही फाउंडेड, क्लियर, देखिए नीचे चौथी लाइन में ही फाउंडेड हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक, मतलब कि कह रहे हैं कि लोगों की वेलफेयर माने कल्याण के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया, तो उसको बताना आपको। तो बता दो कि ही जगह अशोक कर दो ना, अशोक फाउंडेड, क्लियर, हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक गार्डन्स फॉर ग्रोइंग ऑफ मेडिकल हर्ब्स, क्लियर, ही क्रिएटेड ए मिनिस्ट्री फॉर द केयर ऑफ ओरिजिन्स एंड सब्जेक्ट्स रेसेज ऑफ इंडिया। तो अब उसके बाद लिख देना है आपको ही मेड प्रोविजन फॉर द एजुकेशन ऑफ वोमेन, वोमेन तक आपको लिखना केवल बस, क्लियर। ही जगह अशोक लिख देना है, वोमेन तक लिख देना बस, कि मतलब अस्पताल बनवाया था जनता के लिए जो है, और चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ाया था, और मिनिस्ट्री, ठीक है, की स्थापना किया था, और मेड प्रोविजन फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन, औरतों की शिक्षा के लिए भी अधिकार को बढ़ाया था, क्लियर। ये सभी क्या जनता के लिए तो किया था, यही सब आपको लिख देना है। चलिए अब आपका अंडरलाइन पोर्शन की व्याख्या आपको करना है, गिव द अंडरलाइन पोर्शन। तो यहाँ देखिए आपका जो है अंडरलाइन पोर्शन की व्याख्या आपको की है ब्राइटेस्ट, ठीक है, ब्राइटेस्ट इंटरल्यूड्स। तो आप पूरा वाक्य को पढ़ लीजिए, इसमें जो कहा गया उसको अपने भाषा में लिख दो, वही आपका एक्सप्लेन होगा। कह रहा है कि हिज रेन ऑफ 8 and 20 ईयर्स, उसका जो है शासन 8 मतलब 8 and 20 ईयर्स, 20 मतलब 20, 8 से 20 साल तक, वाज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट इंटरल्यूड्स, ब्राइटेस्ट मतलब चमकीला, शाइनिंग, फुल ऑफ शाइनिंग या गोल्डन, इंटरल्यूड्स मतलब होता है से मध्यंतराल होता है, इन द ट्रबल्ड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, मानव जात के कष्टयुक्त इतिहास में। तो आप बता देना कि इसके आपको कह देना कि द रेन ऑफ अशोक, क्लियर, अशोक का शासन, ठीक है। तो उसके बाद कह देना कि वाज लाइक गोल्डन एज इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, बस इतना कर देना। इट वाज फुल ऑफ शाइनिंग, क्लियर, या ठीक है, इट वाज फुल ऑफ शाइनिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ठीक, इतना भी कर सकते हो। चलिए सुटेबल टाइटल कर सकते हो। सुटेबल टाइटल क्या होगा इसमें, तो सुटेबल टाइटल आपके लिए बेटर यही होगा, आप कह दो द लाइफ ऑफ अशोका, अशोक का जीवन। तो अशोक के जीवन के बारे में बता सकते हैं, क्लियर, या अशोक कामा द ग्रेट, अशोक महान, ये भी टाइटल रख सकते हो, क्लियर। तो चलिए अब आज की वीडियो में इतना ही। अब आपका पूरा आंसर पेपर भी कवर हो गया। हाँ, अगर आप ऐसी अब जब तक बोर्ड परीक्षा आपकी नहीं हो जाएगी, इस चैनल पे आपको एग्ज़ाम टॉनिक आपको मिलता रहेगा। मीन्स जो भी एग्ज़ाम में आए हैं पॉइंट्स जो है आपको स्पेशल आपको क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको आपकी परीक्षा के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहें, परीक्षा तक आप इसमें से कुछ ना कुछ जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी आपको आंसर गेस पेपर भी मिलेगा बाद में, मैं गेस करके डालूंगा कौन कौन से क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पिछले साल भी हम डाले थे, अपलोड किए थे क्वेश्चन जो है पेपर, गेस्ट पेपर, तो उसमें से बहुत कुछ क्वेश्चन आए थे परीक्षा में, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जैसे ही हम अपलोड करें तुरंत आपको सूचना मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।